हेलो स्टूडेंट, मैं आ चुकी सैनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में जाने थे। आप सभी जान गए होंगे कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से थे। लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक थे। अब मैंने दो कोशिकांगों की बात की थी, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें 17S राइबोसोम और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। अब आप ये सब जानते हैं कि जो लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो यूकैरियोटिक कोशिका का करैक्टर होता है, बट 17S राइबोसोम और उसमें जो वर्ताकार डीएनए पाया जाता है वो करैक्टर किसका होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। और ये लक्षण ही इन दोनों कोशिकांगों को डिफरेंट बनाता है। इनको सेमी ऑटोनोमस भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों ही अपने जैसा दूसरा कोशिकांग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। आज हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और उनमें सबसे पहले आता है अपना अंतःप्रदवी जालिका के बारे में डिटेल से जानेंगे। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो इसमें हम आज अंतःप्रदवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। जिसको ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सबसे पहले ER की खोज किथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। 1945 में इसकी खोज की थी। ये नलिकाकार रचना होती है। नलिकाकार रचना होती है। उपस्थिति यानी ये कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों में ही ये उपस्थित होती है। अब मैंने क्या बताया कि ये नलिकाकार संरचना होती है जिसके एक सिरा केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। ER का एक सिरा केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है। जैसे कि हमने पहले भी केंद्रक की संरचना पढ़ी थी, तो उस केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली होती है उससे ER है वो क्या होती है? उससे अटैच होती है। और उसके बाद ER किससे जुड़ी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। एक सिरा इसका न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पहला इसका किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियस से। यानी कि ER होती है वो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक है, कोशिका है, इनके बीच पदार्थों का परिवहन करती है। इनके दोनों के बीच पदार्थों का परिवहन ER के द्वारा ही होता है। ये तो थी
ER की उपस्थिति। इसके बाद में इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। ER की संरचना में 3 प्रकार की रचना उपस्थित होती है या प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो क्या आ जाएगी, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये लंबी छड़नुमा संरचना होती है जिसपे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। और सेकंड है इसकी वेसिकल। ये गोल संरचना में होती है, कईयों पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कई वेसिकल पे एब्सेंट होते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर है इसकी नलिकाएं। नलिकाएं क्या होती है, शाखित होती है, शाखाओं में डिवाइड होती है। अब इसकी ER की ये तीनों रचनाएं सिस्टर्नी, वेसिकल और नलिकाएं मिलकर ER का निर्माण करती है, यानी कि ER की संरचना में ये तीनों प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है। ER की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे ER को 2 भागों में विभाजित किया गया है। राइबोसोम की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस या अनुपस्थिति, अब्सेंस के आधार पर ER को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि ER को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग को क्या कहेंगे, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, या फिर इसको क्या कहेंगे, स्मूथ। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्मूथ ER, चिकनी ER। सतह पर इसकी सतह पर राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका को विषैले प्रभाव से, टॉक्सिक प्रभाव से बचाती है। और इसका कार्य क्या है, ये वसा, ग्लाइकोजन एवं स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, यानी कि संश्लेषण में सहायक है। सिक्रेशन का अलग मीन्स होता है, संश्लेषण का वसा, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण में सहायक होती है। कौन सी ER होती है, स्मूथ ER होती है। उसके बाद दूसरा इसका टाइप है खुरदरी
खुरदरी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ER। अब देखो इसको रफ क्यों कहा गया है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो किसी भी सरफेस पे अगर कोई कणनुमा संरचना रहती है तो अपन उसको टच करेंगे तो कैसा लगेगा कि उसमें कुछ हल्का हल्का अनुभव होगा, जिसको अपन आम भाषा में खुरदरी कहते हैं। और अगर उस पर कुछ भी कणिके पदार्थ नहीं होगा तो वो स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, जो अपन को अच्छी लगती है। तो खुरदरी ER में क्या आ जाता है कि सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है। ये राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा जुड़े होते हैं। ये तो हो गया ER के टाइप्स हो गए। 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ और रफ। स्मूथ क्यों कहा गया है, क्योंकि राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। रफ उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोशिका में कोई भी विषैले पदार्थ की एंट्री होती है या विषैला प्रभाव होता है तो उसको स्मूथ ER उसको बचाने में हेल्प करती है। ER को कोशिका का अंतःकंकाल या साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंतःकंकाल के निर्माण में सहायक होती है। और ये कोशिका को, ये कौन ER कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब इसके ER के कार्य जान लेते हैं। ER का मेन कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है परिवहन में सहायक। आपने देखा होगा इसकी संरचना में इसका एक सिरा केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, क्योंकि ये कोशिकीय पदार्थों को केंद्रक में एवं केंद्रकीय पदार्थों को कोशिका में परिवहन करती है। दूसरा इसका काम है कि ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। मैंने बताया था जहां भी राइबोसोम उपस्थित होंगे वहां प्रोटीन का निर्माण होगा, क्योंकि ER पे प्रोटीन की प्रेजेंस होती है। और ये लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होती है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होती है। चौथा काम है ये कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मोडेस्मेटा के निर्माण में सहायक
ये दोनों ही करैक्टर पादप कोशिका के होते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा ये दोनों ही स्ट्रक्चर पादप कोशिका में पाई जाती है। और इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति आपने पढ़ा होगा कि एब्सेंट होती है, क्योंकि इसकी जगह सिर्फ जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, अब हमने ER के बारे में जान लिया है। और अब सेकंड एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय के बारे में, इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं गोल्जी काय को। और इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी 1898 में, 1898 में। किस में की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। इसकी आकृति चपटी, डिस्क नुमा या फिर थैले नुमा कहा जा सकता है, थैले नुमा होती है। इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी ये उपस्थित किस में होता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थिति, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मैं बार बार बताती हूँ कौन कौन आते हैं? जंतु कोशिका और पादप, इन दोनों में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। और पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम से और जंतु कोशिका में गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के। इसकी संरचना में, यानी कि संरचना, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ऐसी सी स्ट्रक्चर्स में ये होता है। ऐसी तो इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी नलिकाएं सिस्टर्नी होती है, ये वेसिकल्स होते हैं। और इसमें नलिकाएं वेसिकल सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। संरचना, संरचना में इसमें 3 प्रकार की रचनाएं उपस्थित होती है।
सबसे पहला है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये 3 से 12 तक, यानी कि इनकी संख्या 3 से 12 तक होती है। ये नलिकाकार होती है। नलिकाकार चपटी होती है, यानी कि सिस्टर्नी होती है वो कैसी होती है, नलिकाकार होती है, जो एक के ऊपर एक जुड़कर गोलजीकाय का निर्माण करती है, गोलजीकाय का। और ये एक के बाद एक जुड़ने के बाद इसकी आकृति प्यालेनुमा दिखाई देने लगती है। इसकी आकृति प्यालेनुमा, ये प्यालेनुमा अथवा कटोरे नुमा दिखाई देता है। इनकी जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है, हल्की सी कवड़ या वक्रित होती है। ये हल्की सी वक्रित कवड़ होती है। हल्की सी कवड़ होती है। वक्रित भाग को कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल सतह, ट्रांसफेस, समपक्ष सतह भी कहते हैं इसको, और एफ फेस, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये जो वक्रित भाग होता है, इसका जो ऊपर का भाग होता है, इस भाग को क्या क्या नाम कहा गया है, कॉन्वेक्स, यानी अंदर की तरफ कोई आकृति दबी हुई होती है, अंदर की तरफ कोई आकृति दबी हुई होती है तो इसको क्या कहेंगे, वक्रित यानी कॉन्वेक्स कहा जाता है। ट्रांसफेस या एम फेस, फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। और यह भाग केंद्रक की तरफ पाया जाता है, केंद्रक की तरफ पाया जाता है। यानी जब भी क्वेश्चन में एफ फेस की बात होती है, ट्रांसफेस की बात होती है या कॉन्वेक्स भाग की बात होती है तो वो किस साइड में पाया जाता है, केंद्रक की साइड में पाया जाता है। जबकि अवतल सतह जैसे कि वो पूरा राउंडेड या पूरी भरी हुई सतह होती है, जैसे अवतल सतह जिसको कॉनकेव एम फेस, सॉरी ये ट्रांसफेस की जगह सीस फेस आएगा, ठीक है। ट्रांसफेस किस में पाया जाता है, अवतल फेस की तरफ। एम फेस मैच्योरेशन फेस, ट्रांसफेस पार्तल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पार्तल सतह। अवतल, कॉनकेव, एम फेस, ट्रांसफेस, पार्तल, ये परिधि की ओर होते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली की ओर पाए जाते हैं।
ये एम फेस, ट्रांसफेस और कॉनकेव कोशिका झिल्ली की तरफ कौन सा फेस पाया जाता है, ट्रांसफेस या एम फेस। ये हो गया इसका एफ फेस और ये हो गया ट्रांसफेस या फिर एम फेस। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, उत्तल सतह, अवतल सतह। ये तो हो गई इसकी संरचना की बात। स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं गोल्जी काय से रिलेटेड, या तो उसकी डिस्कवरी किसने की, या फिर अवतल उत्तल सतह कौन से कोशिकांग की तरफ होती है, इनके बारे में इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद है कार्य। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है सिक्रेशन करना। मुख्य कार्य श्रवण करना, सिक्रेशन करना। उन कोशिकाओं में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, संख्या सबसे अधिक होती है जिनमें स्रावी कार्य ज्यादा होते हैं, जैसे अश्रु कोश, जैसे दुग्ध, दूध का स्राव करने वाली कोशिकाएं, आंसुओं का स्राव करने वाली कोशिकाएं, हार्मोन्स का स्राव करने वाली कोशिकाएं, इनमें इनकी सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। एक और स्टूडेंट, जैसे शुक्राणु जनन होता है तो उस टाइम शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी काय से होता है। शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक कौन होता है, गोल्जी काय। यह ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थान होते हैं, संश्लेषण के मुख्य स्थान होते हैं। स्टूडेंट, ये तो था हमारा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। पहले तो हमने ER के बारे में जाना, उसके बाद गोल्जी काय के बारे में जाना। ये दोनों कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त होते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पर होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मैं जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहले पहुंचे। थैंक्स।